Hello students, a warm welcome to Obsession. Today we will discuss about current affair of जनवरी वीक 3. आज हम लोग बात करने वाले हैं जनवरी वीक 3 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर. अच्छे तरीके से देखना है, समझना है और उसके साथ साथ जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाए उसे बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ग्रैब करना है. ठीक है, जैसे आप सभी को पता है कि जो स्ट्रेटेजी हम लोग फॉलो करते हैं करंट अफेयर को पढ़ने की, प्रीवियस वाले रिवाइज करते चलते हैं, नए वाले और देखते चलते हैं, उसी स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ते हैं जनवरी के वीक 3 के साथ. देखिए फर्स्ट न्यूज आता है हमारा ये 3 इंडियन नेवल शिप. सुना होगा सभी ने आईएनएस. इंडियन नेवल शिप आईएनएस चीता, आईएनएस गुलदर एंड आईएनएस कुंभीर. ये 3 इंडियन नेवल शिप हैं जिसका नाम चीता, आईएनएस गुलदर, आईएनएस कुंभीर, ये तीनों नेवल शिप को अभी हाल ही में डी कमीशन किया गया है. क्या किया गया है? डी कमीशन. डी कमीशन आप सभी को पता है क्या होता है? मतलब उनको रिटायर कर दिया गया है, उनको उनकी सेवाओं से वर्जित कर दिया गया है, सेवानिवृत्त कर दिया गया है, मतलब रिटायर कर दिया गया है. 3 नेवल शिप अभी हाल ही में जिनका नाम आईएनएस चीता, आईएनएस गुलदर और तीसरा आईएनएस कुंभीर. तो ये तीनों की तीनों अभी हाल ही में जिन्हें रिटायर कर दिया गया है. ये 40 साल अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं हमारे देश की इंडियन नेवी को. उसके बाद ये तीनों की तीनों शिप, इंडियन नेवल शिप, रिटायर हो चुकी हैं. ठीक है, बस इतना सा नाम याद रखना है आप लोगों को. इंडियन नेवल शिप चीता, इंडियन नेवल शिप गुलदर और इंडियन नेवल शिप कुंभीर, ये तीनों अभी हाल ही में रिटायर हुई हैं. ठीक है, बात किसकी चल रही है? इंडियन नेवी की. तो आपको इंडियन नेवी के बारे में क्या पता होना चाहिए? सर नेवी डे कब मनाते हैं ये पता होना चाहिए. इंडियन नेवी के चीफ कौन है ये भी पता होना चाहिए. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में चलेगा. सारी बातें करते हैं इंडियन नेवल शिप्स के बारे में. अभी हाल ही में एक इंडियन नेवल शिप और जिसका नाम चल रहा था, जिसका नाम सध्यंक है. सध्यंक इंडियन नेवी में शामिल हुई है. दिसंबर 2023 में आईएनएस सध्यंक, नाम याद रखिएगा, आईएनएस सध्यंक ये शामिल हुई है और ये तीनों रिटायर हो गई हैं. ठीक है, और क्या न्यूज़ चल रही है इंडियन नेवी के बारे में? नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है. नेवी के चीफ कौन है? नेवी के चीफ अभी हाल ही में नए नए बनाए गए हैं, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी अपॉइंट होने वाले हैं इंडियन नेवी के नेक्स्ट चीफ. तो याद रखना है इंडियन नेवी के नेक्स्ट चीफ कौन अपॉइंट होने वाले हैं, जिनका नाम दिनेश त्रिपाठी है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिनेश त्रिपाठी अभी बिल्कुल रीसेंट न्यूज़ है. दिनेश त्रिपाठी अपॉइंट होने वाले हैं इंडियन नेवी के नए चीफ, जो अभी हाल ही में वाइस एडमिरल हैं. ठीक है, चलिएगा. तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको नेवी के बारे में पता चल गए. दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ. इंडियन नेवी की 3 शिप रिटायर हो रही हैं. पहली का नाम चीता, दूसरी का नाम गुलदर, तीसरी का नाम कुंभीर. ठीक है, इंडियन नेवी की एक शिप अभी हाल ही में शामिल हुई है नेवी में, जिसका नाम आईएनएस सध्यंक है. क्या नाम है? आईएनएस सध्यंक. उसके साथ साथ नेवी डे 4 दिसंबर को मनाते हैं. नेवी के नए चीफ कौन बन रहे हैं? दिनेश त्रिपाठी. दिनेश त्रिपाठी. क्लियर है? नेवी के बारे में ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रहे थे जो आप लोगों को बता दिए गए. चलो भाई नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं. और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ क्या आता है? नेक्स्ट न्यूज़ आता है द सेकंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस. ये आयुष क्या है? आयुष मतलब आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी. सुना होगा नरेंद्र मोदी जी ने अपने टाइम में एक नई मिनिस्ट्री लॉन्च की थी. नई मिनिस्ट्री बनाई थी, आयुष मिनिस्ट्री. कौन सी मिनिस्ट्री? आयुष. आयुष में सारे आ गए, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी. आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी. ओके, आपको पता होना चाहिए आयुर्वेदा डे कब होता है, योगा डे कब होता है, यूनानी डे कब होता है, सिद्धा डे कब होता है, होम्योपैथी डे कब होता है, ये भी पता होना चाहिए. आयुष मिनिस्टर कौन है इंडिया के, ये भी पता होना चाहिए. चलो एडिशनल इन्फॉर्मेशन अभी पढ़ेंगे. सबसे पहले हम लोग न्यूज़ को पढ़ते हैं. न्यूज़ है सेकंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन has been inaugurated at Dubai
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। दुबई के अंदर जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, उस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज की गई है। ठीक है, हमारे वर्ल्ड लेवल पर आयुष को प्रमोट करने के लिए आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इन सभी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई? आपके एग्जाम का क्वेश्चन क्या बन सकता है? इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस रिसेंटली हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? योर आंसर इज दुबई। दुबई के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस हुई। बस इतना सा याद रखना। आयुष में सारी फुल फॉर्म भी पता चल गई, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर आयुर्वेदा डे कब मनाया जाता है, योगा डे कब मनाया जाता है, यूनानी डे कब मनाया जाता है, सिद्धा डे कब होता है और होम्योपैथी डे कब होता है? देखो सब दे रखा है। सिद्धा डे होता है 23 दिसंबर। उसके साथ साथ यूनानी डे 11 फरवरी। हेल्थ डे वो इसमें नहीं है इंक्लूड, लेकिन फिर भी आयुष मिनिस्ट्री का ही पार्ट है जिस कारण से हेल्थ डे। होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को होता है। योगा डे 21 जून को होता है। और उसके साथ साथ आयुर्वेदा डे ये हर बार अलग अलग होता है। अलग अलग होने का मतलब ये है, धनवंतरी जयंती वाले दिन होता है, धनतेरस वाले दिन आती है ना, दिवाली से एक दिन छोड़ के एक दिन पहले, है ना। तो इस बार ये था 10 नवंबर को आयुर्वेदा डे, और जिसकी थीम क्या थी? आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ उसकी थीम थी। तो सारे डेज पता चल गए। आयुर्वेदा पता चल गया, योगा पता चल गया, यूनानी पता चल गया, सिद्धा पता चल गया, होम्योपैथी पता चल गया। अब याद होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब भी आयुष से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आएगा मैं दोबारा रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, चलो ये सारे के सारे डेज आपको पता चले। उसके साथ साथ आयुर्वेदा से रिलेटेड हमारे जो आयुष मिनिस्टर हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए हु इज आयुष मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, आयुष मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल कौन है? इंडिया के आयुष मिनिस्टर हैं। उनके साथ साथ इन्होंने पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्रालय भी अपने अंडर लिया हुआ है। मेनली आयुष मिनिस्ट्री और पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मिनिस्ट्री इनके पास है। पर्सन का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। क्लियर है? तो आयुर्वेदा से रिलेटेड ये सारे पॉइंट पता चले। और एक और पॉइंट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ पर है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली में पड़ता है। क्लियर है? ये आयुर्वेदा से रिलेटेड सारे पॉइंट पता चले। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। और हमारा पहला जो पॉइंट आता था वो ये था, इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई? आपका आंसर है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में हुई। उसके बाद सारे के सारे आयुष से रिलेटेड डेज, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। उसके साथ साथ इस बार आयुर्वेदा डे 10 नवंबर को था, जिसका थीम आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ रखा गया था। उसके साथ साथ हमारे आयुष मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। उसके साथ साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। क्लियर है? ये सारे आयुष से रिलेटेड न्यूज़ थे। न्यूज़ एक था जो हमारा जनवरी के 3rd वीक का था, इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस, बट उसके साथ साथ सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी है, ताकि सारी चीज़ें आप लोगों को याद होती चली जाए और आप लोग बार बार रिवाइज करते हुए अच्छे तरीके से पढ़ लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ क्या आता है देखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में एक टारगेट सेट किया। क्या टारगेट सेट किया? दे विल रिड्यूस द रोड एक्सीडेंटल डेथ बाय 50% बाय 2030। चलो बहुत अच्छा टारगेट है। हमारे देश की रोडवेज मिनिस्ट्री ने एक टारगेट सेट किया है कि जो रोड एक्सीडेंट से डेथ होती हैं उसको 50% तक रिड्यूस करना है बाय 2030। बाय 2030 रोड एक्सीडेंट से होने वाली डेथ को कंट्रोल करना है। ये अभी हाल ही में नितिन गडकरी जी, जो हमारे रोडवेज मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि इस डेथ रेट को कम करना है जो रोड एक्सीडेंट के कारण होती है। बस इतना याद रखना है, 2030 तक 50% डेथ्स को कंट्रोल करना है। ठीक है,
ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रख लेना 2030 इसका टारगेट रखा गया। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आता है हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, जिनका नाम डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। उन्होंने इनोग्रेट किया 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का इनोग्रेशन इंडिया में कौन से प्लेस पर हुआ? फरीदाबाद, हरियाणा में, जिसका मेन थीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल, समझ गए? चलिएगा, तो यहाँ पर अब क्वेश्चन क्या बन सकता है? रिसेंटली 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ इंडिया? योर आंसर इज फरीदाबाद, हरियाणा। ठीक है, उसके साथ साथ रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी inaugurate the 9th India International Science Festival? Your answer is Dr. Jitendra Singh, our Union Minister of State for Science and Technology। Dr. Jitendra Singh जी ने इनोग्रेट किया 9th India International Science Festival, recently held at which of the following place? Your answer is फरीदाबाद, करनाल, फरीदाबाद, हरियाणा। ओके, फरीदाबाद, हरियाणा में इसको इनोग्रेट किया गया है, जिसका थीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल रखा गया। ठीक है, अब बात किसकी चल रही है सर? साइंस की। साइंस के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर? एक तो साइंस डे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमारे देश में नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट होता है? नेशनल साइंस डे होता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी ऑब्जर्व्ड एज अ नेशनल साइंस डे, क्योंकि सभी को पता है इस दिन हमारे देश में कौन से पर्सनैलिटी ने कौन सा इन्वेंशन किया था? पता है ना सभी को? हाँ भाई, किसने कौन सा इन्वेंशन किया था? अपने माइंड में याद रखो। नेशनल साइंस डे किसकी याद में मनाया जाता है और वो क्यों मनाया जाता है? उस पर्सन की बर्थ एनिवर्सरी होती है क्या? हाँ भाई, सीवी रमन, सभी को पता है सीवी रमन जी की याद में मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने उस दिन रमन इफेक्ट की खोज की थी, जिस कारण से सीवी रमन जी की याद में नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है, जिसका इस बार का थीम इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत रखा गया। 2024 नेशनल साइंस डे का थीम क्या रखा गया? इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। क्लियर है? साइंस के बारे में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? फरीदाबाद, हरियाणा में, जिसको इनोग्रेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। साइंस डे किसकी याद में मनाते हैं? सीवी रमन। और कब मनाते हैं? 28 फरवरी, जिसका थीम इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत रखा गया। क्लियर है? चलिए अगले न्यूज़ की ओर चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ क्या आता है? नेक्स्ट न्यूज़ आता है द पेंच टाइगर रिजर्व। द पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में पड़ता है, हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क एंड द 5th सच पार्क इन एशिया फॉर प्रोटेक्टिंग द नाइट स्काई। नाइट स्काई को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो रात को आसमान दिखता है बहुत ही सुंदर सा, जब हमारे घरों का जो लाइट पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन ऊपर की ओर जाता है, तो वो उसकी सुंदरता जो है वो ख़राब हो जाती है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आसपास के एरिया में लाइट्स बंद करा दी जाती हैं। पूरा का पूरा जो एरिया है आसपास का, वो लाइट्स वहाँ पर बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। देखो, डार्क स्काई प्रिजर्व एरिया होता कौन सा है? यूजुअली सराउंडिंग अ पार्क और ऑब्जर्वेटरी दैट रिस्ट्रिक्ट आर्टिफिशियल लाइट पॉल्यूशन। जहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट पॉल्यूशन को स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, ऐसे एरिया को क्या बोला जाता है? डार्क स्काई एरिया। ठीक है, तो इंडिया में ऐसा एरिया इंडिया का पहला बन रहा है, वो भी इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क। इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ पर बन रहा है? महाराष्ट्र के अंदर पेंच टाइगर रिजर्व में। याद रखिएगा, महाराष्ट्र के अंदर पेंच टाइगर रिजर्व है। पेंच टाइगर रिजर्व में बन रहा है इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क। इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क, जहां पर आर्टिफिशियल लाइट्स को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। जब इंडिया का पहला है
तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड तो बनेगा ही बनेगा। इंडिया में कोई काम पहली बार हो रहा हो, वर्ल्ड में कोई काम पहली बार हो रहा हो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बन जाता है। ठीक है, तो इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व में बनाया जा रहा है। बात किसकी चल रही है? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र से रिलेटेड बाकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एडिशनल देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई है, वहाँ की सरकार कहती है जीरो आउट कार्बन इमिशन कर देंगे मुंबई को 2050 में। जैसे तुम्हें पता है रेलवे का टारगेट है, अरे पता है ना, तो रेलवे ने क्या बोला है कि कब 2030 में रेलवे को जीरो कार्बन इमिशन कर देंगे। फिर नरेंद्र मोदी जी ने बोला इंडिया का भी टारगेट डिसाइड कर लिया, इंडिया को 2070 में जीरो कार्बन इमिशन कर देंगे। वैसे ही मुंबई में मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कहा हम 2050 में जीरो कार्बन इमिशन बन जाएंगे। क्लियर है? चलो, तो मुंबई का टारगेट 2050 का है। महाराष्ट्र की सरकार ने जनवरी वीक 1 में पढ़ाया था, महाराष्ट्र की सरकार ने 15 जनवरी को आर्मी डे वाले दिन क्या कहा कि हम अपना स्टेट स्पोर्ट्स डे मनाएंगे। स्टेट स्पोर्ट्स डे मनाएंगे, काशाभा जाधव जी की याद में इस डे को मनाया जाएगा, है ना, पढ़ाया था ना। स्टेट स्पोर्ट्स डे महाराष्ट्र ने डिक्लेयर किया था 15 जनवरी को। तो यहाँ पर रिवाइज हो गया होगा अब दोबारा। चलो महाराष्ट्र को देखते हैं। महाराष्ट्र के अंदर पेंच टाइगर रिजर्व जहाँ पर बन रहा है इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क। दूसरा पॉइंट, जीरो कार्बन इमिशन महाराष्ट्र के मुंबई ने अपना डिक्लेयर किया 2050 तक हम जीरो कार्बन इमिशन बन जाएंगे। उसके साथ साथ महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में 15 जनवरी को डिक्लेयर किया अपना स्टेट स्पोर्ट्स डे। क्लियर है? हाँ भाई, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है कि आप लोगों को महाराष्ट्र से रिलेटेड ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और पुराने वाले रिवाइज भी हो गए होंगे। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज आती है सहयोग कैजिन। आपको पता है मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, फर्स्ट क्लास में भी पढ़ाया था, सेकंड में भी पढ़ाया था मिलिट्री एक्सरसाइज। एक मिलिट्री एक्सरसाइज है सहयोग कैजिन। सहयोग कैजिन नाम की एक्सरसाइज अभी हाल ही में इंडिया के साथ साथ जापान दोनों देशों के बीच में कंडक्ट की जा रही है। ये कहाँ पर? तमिलनाडु, चेन्नई के अंदर ये एक्सरसाइज हो रही है। बस इतना सा पॉइंट याद रखना है। इंडिया और जापान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? सहयोग कैजिन। इस बार कहाँ पर हो रही है? तमिलनाडु के चेन्नई में। कौन सा एडिशन है? 20th एडिशन है। एक्सरसाइज का नाम क्या है? सहयोग कैजिन। सर इंडिया और जापान के बीच में एक ही एक्सरसाइज होती है सहयोग कैजिन? नहीं, और भी होती है। कौन कौन सी? इंडिया और जापान के बीच में एक शिनायु मैत्री नाम की एक्सरसाइज भी होती है। शिनायु मैत्री। इंडिया और जापान के बीच में एक जाइमेक्स नाम की एक्सरसाइज भी होती है। कौन सी? जाइमेक्स। जे मतलब जापान, आई मतलब इंडिया, एम मतलब मैरी टाइम, ई मतलब एक्सरसाइज। ठीक है, ई एक्स मतलब एक्सरसाइज। तो ये पता चल गया आप लोगों को, जाइमेक्स नाम की एक्सरसाइज भी होती है। उसके साथ साथ धर्मा गार्डियन नाम की एक्सरसाइज भी इंडिया और जापान के बीच में होती है, जो अभी हाल ही में राजस्थान में हुई है। क्लियर है? 4 एक्सरसाइज पढ़ाई। किस किस के साथ? जापान के साथ ही चारों हैं। कौन कौन सी? सर एक तो सहयोग कैजिन। सहयोग नाम याद रखना है, सहयोग करते हैं। जापान के लोग धर्म की रक्षा करते हैं। धर्मा गार्डियन, धर्मा गार्डियन सहयोग कैजिन, धर्मा गार्डियन सहयोग कैजिन। और एक है जाइमेक्स। जाइमेक्स तो नाम से ही पता चल रहा है, JIMEX, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। धर्मा गार्डियन के साथ सहयोग कैजिन, और उसके साथ साथ जाइमेक्स, और उसके साथ साथ शिनायु मैत्री। शिनायु मैत्री, SHINYUU, शिनायु मैत्री। ये 4 एक्सरसाइज इंडिया की कौन से देश के साथ होती हैं? जापान के साथ। 4 में से 2 लेटेस्ट है। एक हमारी शिनायु मैत्री है, दूसरी हमारी कौन सी है? धर्मा गार्डियन। शिनायु मैत्री अभी हाल ही में तमिलनाडु चेन्नई में जिसका 20th एडिशन हुआ, और उसके साथ साथ जो हमारी धर्मा गार्डियन है, धर्मा गार्डियन का 5th एडिशन अभी हाल ही में कहाँ पर हुआ? राजस्थान में हुआ है, फरवरी 2024 में। आगे का न्यूज़ आ गया।
टेंशन मत लो, आगे दोबारा आएगा तो रिवाइज हो जाएगा। तो जापान के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं, नाम याद रखना है। एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, सहयोग कैजिन कौन से देश के साथ होती है, आपका आंसर जापान। सहयोग कैजिन अभी हाल ही में कौन सा एडिशन हुआ, 20th एडिशन हुआ तमिलनाडु में। धर्मा गार्डियन पता चल गया, जाइमेक्स पता चल गया, सहयोग कैजिन पता चल गया, ठीक है। तो ये पता चल गया आपको, शिनायु मैत्री ये भी क्लियर हो गया। और धर्मा गार्डियन अभी कहाँ पर, फरवरी में हुई है धर्मा गार्डियन, कहाँ पर, राजस्थान में, जिसका 5th एडिशन हुआ। क्लियर, चारों की चारों एक्सरसाइज कौन से देश के साथ है ये भी आपको क्लियर हो रहा है कि चारों की चारों एक्सरसाइज इंडिया की जापान के साथ होती है। क्लियर है, चलें फिर अगले न्यूज़ की ओर। चलिएगा नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ क्या आता है देखिएगा। न्यूज़ आता है अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी जिसका नाम बोइंग है, अमेरिका की एक एरोस्पेस कंपनी है। एरोस्पेस मतलब एरोप्लेन बनाती है, एरोप्लेन के साथ साथ उसके कोई स्पेयर पार्ट्स बनाती है, ठीक है। ये अपना पहला डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एस्टेब्लिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के खुजराहा के अंदर। उत्तर प्रदेश के खुर्जा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जगह है खुर्जा में एस्टेब्लिश किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के खुर्जा में एस्टेब्लिश किया जा रहा है बोइंग का पहला डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। बोइंग कहाँ की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है। यूएसए की कंपनी उत्तर प्रदेश में आ रही है, उत्तर प्रदेश में अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना रही है। इसका मेन फ़ायदा इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा। इंडिया के लिए बहुत ही फ़ायदे की बात है कि बाहर वाले लोग इंडिया में आकर अपना प्रोडक्शन शुरू कर यहाँ पर अपनी कंपनी बना रहे हैं, ठीक है। कंपनी का नाम है बोइंग, यूएसए की कंपनी है। पहला डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खुर्जा के अंदर लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इतना सा याद रखना। उसके साथ साथ बात किसकी चल रही है सर, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे डिक्लेयर किया था। उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल, इंडिया का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के अंदर खोला गया था। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी हाल ही में इंडस फूड 2024 नाम का फूड शो, इंडस फूड 2024 नाम का जो फूड शो है वो उत्तर प्रदेश के नोएडा में हेल्ड किया गया था। इंडस फूड 2024 नाम का फूड शो उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुआ था। चलो भाई, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये चारों बातें पढ़ते हैं दोबारा। बोइंग नाम की कंपनी उत्तर प्रदेश के खुर्जा में अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर लगा रही है। बोइंग यूएसए की कंपनी है। दूसरा, उत्तर प्रदेश ने 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे डिक्लेयर किया था। उत्तर प्रदेश में इंडिया का पहला फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल एस्टेब्लिश किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इंडस फूड 2024 फूड शो अभी हाल ही में ग्रेटर नोएडा में हेल्ड किया गया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट किससे रिलेट कर गए, उत्तर प्रदेश से। आप सभी को पता है कि बार बार ये पॉइंट रिवाइज होते चलेंगे, टेंशन मत लेना। एग्ज़ाम में ऑप्शन देखकर बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी बन जाती है उसे ठीक करने की। करंट अफेयर कोई छोटा सा पोर्शन तो है नहीं कि एक बुक पढ़ लो और सारा का सारा काम खत्म हो जाए, नहीं, ठीक है। ये बहुत ही वास्ट है, हर जगह से डिफरेंट सोर्सेज से आप लोगों के लिए कलेक्ट करते हुए ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट छांट कर लाए गए हैं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टार्टअप्स, ठीक है। अभी हमारे देश की जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, जिसके मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, इन्होंने रिलीज किया है एक लिस्ट, जो लिस्ट है 4th एडिशन ऑफ द स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग की अभी हाल ही में 4th एडिशन की एक लिस्ट रिलीज की गई है स्टार्टअप डे वाले दिन। कौन सा डे है, स्टार्टअप डे। पहले तो ये पता होना चाहिए स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है, ठीक है सर। स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाते हैं। स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाते हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर नरेंद्र मोदी जी ने ये नया डे डिक्लेयर किया था, स्टार्टअप डे, नेशनल स्टार्टअप डे। कब, 16 जनवरी को। तो अभी 16 जनवरी को स्टार्टअप रैंकिंग आई। स्टार्टअप तो पता है ना, नए नए जो इंडिया में खुल रहे हैं,
उन्हें स्टार्टअप बोला जाता है। ठीक है, चलिएगा स्टार्टअप के टाइप भी बता दूं। पहले तो स्टार्टअप की बात करें तो स्टार्टअप जो बढ़िया लेवल के काम कर जाते हैं, जिनका वैल्यूएशन 1 बिलियन को क्रॉस कर जाता है, उनको यूनिकॉर्न स्टार्टअप बोलते हैं। जिनका वैल्यूएशन 1 बिलियन को क्रॉस कर जाता है उसको यूनिकॉर्न स्टार्टअप बोलते हैं। इंडिया में 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। डेकाकॉर्न स्टार्टअप, जिनका वैल्यूएशन 10 बिलियन को क्रॉस कर गया, 10 बिलियन डॉलर को, जिनका वैल्यूएशन 10 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया, उनको डेकाकॉर्न स्टार्टअप बोलते हैं। सबसे नॉर्मल स्टार्टअप से ऊपर जिनका वैल्यूएशन 1 बिलियन को क्रॉस कर जाता है, उनको यूनिकॉर्न। जिनका वैल्यूएशन 10 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर जाता है, उनको डेकाकॉर्न। जिनका वैल्यूएशन 100 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर जाता है, ऐसे स्टार्टअप को क्या बोलते हैं? हेक्टोकॉर्न स्टार्टअप। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ स्टार्टअप। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये हमारे देश में वर्ल्ड लेवल पर स्टार्टअप्स के टाइप है। एक तो नॉर्मल स्टार्टअप होगा जिनका वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर से कम है। उसके बाद अगर जिनका वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर जाता है, यूनिकॉर्न। 10 बिलियन को क्रॉस कर जाता है, डेकाकॉर्न। 100 बिलियन को क्रॉस कर जाता है, हेक्टोकॉर्न। इंडिया में हेक्टोकॉर्न तो कोई भी नहीं है। 4 से 5 डेकाकॉर्न जरूर है, लेकिन यहाँ पर एक भी नहीं है हेक्टोकॉर्न। ठीक है, हेक्टोकॉर्न यूएसए के अंदर है, लेकिन इंडिया में कोई भी नहीं है। ओके, तो ये पता चल गया। इंडिया में यूनिकॉर्न भी है, डेकाकॉर्न स्टार्टअप भी है, हेक्टोकॉर्न तो नहीं है। 100 बिलियन डॉलर को क्रॉस करने वाला कोई भी स्टार्टअप नहीं है। ओके, स्टार्टअप डे पता चल गया, 16 जनवरी। स्टार्टअप की रैंकिंग आई। जिस स्टार्टअप रैंकिंग में टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा रहा? ये रहा गुजरात। सेकंड पर केरला। ठीक है, और टॉप परफॉर्मर इन्होंने ना कैटेगरी बनाई। अब आप कहोगे सर इसमें क्या डिफरेंस है टॉप परफॉर्मिंग स्टेट और टॉप परफॉर्मर्स में? ठीक है, ये इन्होंने रैंकिंग बनाई है हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री ने। आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। टॉप परफॉर्मर आ जाए तो महाराष्ट्र ने टॉप किया, सेकंड पर उड़ीसा है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट आ जाए तो गुजरात और केरला है। बहुत सारी रैंकिंग थी, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट डाली आप लोगों के लिए। इतना याद रखो, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में गुजरात और केरला है, टॉप परफॉर्मर्स में महाराष्ट्र और उड़ीसा है। स्टार्टअप डे कब मनाते हैं? 16 जनवरी को। स्टार्टअप के टाइप्स क्या हैं? यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न, हेक्टोकॉर्न है। और उसके साथ साथ स्टार्टअप डे आप लोगों को ये पता चल चुका है। क्लियर है? चलो आगे अगले न्यूज पर चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट न्यूज क्या आता है। ठीक है, चले भाई अगले न्यूज पर। ओके, ध्यान से देखना है। The next news in front of you is that सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखना है, पीएम जन मन योजना। आपको और कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। पीएम जन मन योजना किससे रिलेट करती है और उसकी फुल फॉर्म बस। नरेंद्र मोदी जी ने लास्ट ईयर 2023 में एक योजना को शुरू किया था, पीएम जनमन योजना को, जो रिलेट करती है आदिवासियों से। किससे? आदिवासियों से। अभी हाल ही में मोदी जी ने इसमें आदिवासियों को, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, उसको संबोधित किया था, एड्रेस किया था उन लोगों को। ये न्यूज़ है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। सिर्फ आपको एग्जाम में ये पता होना चाहिए पीएम जन मन योजना इज एसोसिएटेड विद विच? योर आंसर इज ट्राइबल पॉपुलेशन। पीएम जनमन स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। पीएम प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमन योजना। ठीक है, लास्ट ईयर शुरू हुई थी 2023 में। बस, और ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अगले न्यूज पर चलते हैं। अगला न्यूज आता है एनडीबी के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, एनडीबी तुम्हें पता है सभी को, न्यू डेवलपमेंट बैंक। सर हाँ बिल्कुल, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। एनडीबी ब्रिक्स कंट्रियों ने मिलकर बनाया हुआ एक बैंक है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों ने मिलकर एक बैंक बनाया था, जिस बैंक का नाम था एनडीबी, जिसकी प्रेसिडेंट डिलिमा रूसेफ थी। याद आया कुछ? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 देश थे, 5 और नए इंक्लूड हुए थे। याद आया ना? 5 और नए इंक्लूड हुए थे। वही ब्रिक्स की बात चल रही है। ब्रिक्स बैंक का नाम क्या है? एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसने $500 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया है गुजरात की गवर्नमेंट के साथ। गुजरात में प्रोवाइड करेंगे
क्या प्रोवाइड करेंगे? ये लोन प्रोवाइड करेंगे $500 मिलियन का। वाइब्रेंट गुजरात समिट में ये बात की गई है, जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इनको ये पैसा दिया जाएगा, जो 1200 किलोमीटर रोड बनाने में हेल्प होगी गुजरात की। तो अब यहां पर जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका दूसरा नाम ब्रिक्स बैंक है, ब्रिक्स बैंक $500 मिलियन किसको दे रहा है? गुजरात को दे रहा है। क्यों दे रहा है? रोड बनाने के लिए। बस इतना काम पता चल गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका दूसरा नाम ब्रिक्स बैंक है, जो $500 मिलियन दे रहा है, गुजरात को लोन दे रहा है वहां पर 1200 किलोमीटर की सड़कें बनाने के लिए। ठीक है, ब्रिक्स की बात चल रही थी तो पता चल गया ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। ठीक है, ब्रिक्स की बात चल रही थी तो ब्रिक्स बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? ब्रिक्स बैंक की प्रेसिडेंट डिलीमा रूसेफ है। ये भी आपको पता चल गया, डिलीमा रूसेफ ब्रिक्स बैंक के प्रेसिडेंट है। उसके साथ साथ ब्रिक्स के अंदर 5 नए और देश शामिल हुए थे, ये भी आप लोगों को पता है कौन कौन से? इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई, ये 5 नए देश शामिल हुए थे किसमें? ब्रिक्स में। तो ये दोबारा एक बार देख लो तो ये पता चल गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने गुजरात की गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन किया $500 मिलियन के लोन का, जिसमें $500 मिलियन लोन वो प्रोवाइड करेंगे 1200 किलोमीटर सड़कें बनाने के लिए। कहां पर? गुजरात में। ठीक है, उसके साथ साथ ब्रिक्स बैंक जिसका नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जिसकी प्रेसिडेंट डिलीमा रूसेफ है। उसके साथ ब्रिक्स के अंदर 5 नए और देश कौन से शामिल हुए थे? पढ़ाया हुआ है, रिवाइज करवा रहा हूं। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज आता है एनपीसीआई। आप लोगों ने भीम ऐप सुनी है? बिल्कुल सुना है। भीम की फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। यूपीआई सुना है? बिल्कुल सुना है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, भीम है, यूपीआई, ये सारे बनाए किसने? इंडिया में। इंडिया में कंपनी है गवर्नमेंट की, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये अभी नया लेकर आया यूपीआई पे नाउ। क्या लेकर आया? यूपीआई पे नाउ। जिस यूपीआई पे नाउ के थ्रू आप सिंगापुर से डायरेक्टली रेमिटेंस करवा सकते हैं। रेमिटेंस होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसे को भिजवाना। ठीक है, तो एनपीसीआई यूपीआई जो इंडिया में चलता था, अब उसको इंटरनेशनल लेवल पर ला रहे हैं। तो यूपीआई को इंटरनेशनल लेवल पर लाने के लिए नया सर्विस आया, यूपीआई पे नाउ। सर्विस का नाम क्या है? यूपीआई पे नाउ। यूपीआई जिसने बनाया, यूपीआई पे नाउ भी उसने बनाया। क्यों? क्या नाम है उस कंपनी का? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई पे नाउ बनाया, जिससे सिंगापुर से पैसे को आसानी से यूपीआई के थ्रू रेमिट करवाया जा सकता है, भिजवाया जा सकता है। क्लियर हो गई बात? यूपीआई पे नाउ आपको पता होना चाहिए। यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको बनाया किसने? एनपीसीआई। एनपीसीआई की फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर है? चलो, एनपीसीआई के बारे में दूसरा पॉइंट था, एनपीसीआई के साथ गूगल पे ने एग्रीमेंट साइन किया भी हाल ही में। एनपीसीआई ने गूगल पे के साथ भी एग्रीमेंट साइन किया है कि ये अपनी सर्विसेज को ग्लोबली पहुंचाना चाह रहे हैं, जिस कारण से गूगल पे हेल्प करेगा एनपीसीआई की, कि एनपीसीआई अपनी सर्विसेज को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाए। तो गूगल पे हेल्प कर रहा है किसकी? एनपीसीआई की। एनपीसीआई के साथ गूगल पे ने एग्रीमेंट साइन किया है। तो 2 पॉइंट हो गए एनपीसीआई के बारे में। एनपीसीआई ने यूपीआई पे नाउ शुरू किया सिंगापुर के लिए, और एनपीसीआई ने गूगल पे के साथ हाथ मिलाया इंटरनेशनल लेवल पर अपनी सर्विसेज को पहुंचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, एनपीसीआई ने और क्या किया है? एनपीसीआई ने अभी यूपीआई लाइट की लिमिट को 200 से बढ़ाकर 500 कर दिया है। ये यूपीआई लाइट सुना है किसी ने? यूपीआई लाइट पेटीएम में भी नया फीचर ऐड हुआ है, गूगल पे पर भी हुआ यूपीआई लाइट, जिसमें आपको बिना ओटीपी डाले, बिना पिन डाले आप डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। आपके मोबाइल में इंटरनेट है या नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यूपीआई लाइट के थ्रू आसानी से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी पिन। आप बिना कोई पिन डाले आप आसानी से पैसा, पहले 200 कर सकते थे, उसकी लिमिट को बढ़ाकर 500 कर दिया है। वो यूपीआई लाइट है। ठीक है, यूपीआई लाइट, जिसमें ना तो कोई इंटरनेट की जरूरत है, ना तो कोई पिन की जरूरत है। यूपीआई लाइट डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है बिना पिन डाले। ठीक है, चलो, तो यूपीआई लाइट भी पता चल गया। ये भी किसने बनाया होगा? एनपीसीआई ने। ठीक है, सारे न्यूज समझ में तो आ रहे हैं ना? देखो, एक एक को मैं बार बार 3-3, 4-4 बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। ओके,
चलिएगा नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। 22 ओल्ड यूएस एयरफोर्स ऑफिसर, यूएस की एयरफोर्स ऑफिसर है जिनका नाम मेडिसन मार्श है। मेडिसन मार्श अभी हाल ही में बनी है मिस अमेरिका। मिस अमेरिका कौन बनी है? मेडिसन। मेडिसन, बस नाम याद रखना, मेडिसन को खिताब मिला मिस अमेरिका का। मिस अमेरिका कौन बनी है? मेडिसन। मिस अमेरिका मेडिसन, एम फॉर मिस, एम फॉर मेडिसन। मिस अमेरिका मेडिसन बनी है, जो यूएसए की एयरफोर्स ऑफिसर है। एयरफोर्स ऑफिसर होने के साथ साथ इन्होंने अभी हाल ही में मिस अमेरिका 2024 का टाइटल भी जीता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। हमारे देश में स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ, होता है ना स्वच्छ भारत सर्वेक्षण। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में टॉप कौन रहा? इंदौर और सूरत। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में क्लीनेस्ट सिटी में जो टॉप रहा है इंदौर और सूरत, 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले शहरों में। 1 लाख से कम पॉपुलेशन वाले शहरों में महाराष्ट्र का ससवद, महाराष्ट्र का ससवाद जो है वो 1 लाख से कम की पॉपुलेशन में टॉप पर रहा है। इंदौर और सूरत 1 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन में टॉप पर रहे हैं। ठीक हो गई बात। उसके साथ साथ अगर स्टेट की बात करें, ऊपर तो सिटी की बात चल रही थी, 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन की सिटी, 1 लाख से कम पॉपुलेशन की सिटी, है ना। अब बात करें स्टेट की, तो स्टेट में सबसे टॉप पर कौन सा रहा है? महाराष्ट्र रहा है। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में कौन सा स्टेट टॉप पर रहा है? वो रहा है महाराष्ट्र। क्लीनेस्ट गंगा टाउन कौन सा रहा है? क्लीनेस्ट गंगा टाउन कौन सा रहा है? वाराणसी एंड प्रयागराज, वाराणसी एंड प्रयागराज। कैंट एरिया, सबसे क्लीनेस्ट कैंट एरिया कौन सा रहा है? माओ, माओ, माओ का जो कैंट एरिया है वो सबसे क्लीनेस्ट रहा है। और उसके साथ साथ सबसे सेफेस्ट सिटी फॉर सैनिटेशन स्टाफ, सबसे सेफेस्ट सिटी फॉर सैनिटेशन स्टाफ वो कौन सा रहा है? चंडीगढ़। ये कैटेगरीज है। अब दोबारा याद करो, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण हुआ जिसमें सबसे टॉप पर इंदौर और सूरत रहे 1 लाख से पॉपुलेशन के ज्यादा वाली कैटेगरी में। 1 लाख से कम पॉपुलेशन की कैटेगरी में सबसे साफ सिटी कौन सा था? ससवाद, जो कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। स्टेट में महाराष्ट्र ने टॉप किया है और क्लीनेस्ट गंगा टाउन में वाराणसी प्रयागराज ने, कैंट एरिया में माओ मध्य प्रदेश ने, और सबसे साफ सिटी फॉर सैनिटेशन स्टाफ के लिए चंडीगढ़ रहा है। ये अलग अलग कैटेगरीज है, आपको यहाँ पर थोड़ी सी डाली है मैंने इंपॉर्टेंट, नहीं तो पूरी लिस्ट है आपके लिए इंपॉर्टेंट डाली है। दोबारा याद करो, क्लीनेस्ट सिटी इंदौर और सूरत, क्लीनेस्ट सिटी 1 लाख से कम पॉपुलेशन में ससवाद, क्लीनेस्ट स्टेट महाराष्ट्र, क्लीनेस्ट गंगा टाउन वाराणसी एंड प्रयागराज, और क्लीनेस्ट कैंट एरिया जिसको कंटोनमेंट एरिया बोलते हैं, कैंट एरिया माओ मध्य प्रदेश में पड़ता है, और क्लीनेस्ट सेफेस्ट सिटी फॉर सैनिटेशन स्टाफ चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब की कैपिटल है जो। आगे बात करते हैं अवार्ड्स। अभी हाल ही में अवार्ड दिए गए। अभी द्रौपदी मुर्मू जी ने एक अवार्ड दिया लेट सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से नवाजा गया है। तेंजिंग नॉर्गे, ये कौन थे तेंजिंग नॉर्गे? तेंजिंग नॉर्गे एक बहुत ही माने ताने पर्सनैलिटी हुआ करते थे, जो एक माउंटेनियर थे। उनके नाम से हमारी गवर्नमेंट ने 1994 में एक एडवेंचर अवार्ड डिक्लेयर किया था। कौन सा अवार्ड? एडवेंचर अवार्ड। एडवेंचर अवार्ड का नाम इनके नाम पर रखा गया था, तेंजिंग नॉर्गे के नाम पर। ये तेंजिंग नॉर्गे कौन थे? माउंटेनियर थे। माउंटेनियर थे जिन्होंने सबसे पहले एडमंड हिलेरी के साथ 1953 में माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। माउंट एवरेस्ट पर एडमंड हिलेरी के साथ कदम रखने वाले जो थे उनका नाम था तेंजिंग नॉर्गे। तेंजिंग नॉर्गे के नाम से हमारे देश की सरकार ने 1994 में एक अवार्ड डिक्लेयर किया था, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। तो ये पता चल गया, ये अवार्ड अभी हाल ही में दिया किसको गया? सविता कंसवाल को यह अवार्ड दिया गया है, जिसमें 15 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है। क्लियर हो गया बात? कौन सा अवार्ड है? तेंजिंग नॉर्गे। किस फील्ड में दिया जाता है? एडवेंचर की फील्ड में दिया जाता है, लैंड एडवेंचर में ये अवार्ड दिया जाता है। किसको दिया गया? सविता कंसवाल को। ठीक है,
आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ आता है अभी हाल ही में शेरिंग तोबगे जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं भूटान के प्राइम मिनिस्टर तोबगे। भूटान के प्राइम मिनिस्टर तोबगे, इतना सा याद रख लेना, तोबगे तोबगे कौन से देश के बने हैं? भूटान के बने हैं। उसके साथ साथ अगला न्यूज़ आता है अभी हाल ही में विलियम लाई विलियम लाई जिन्हें ला चिंगती भी बोला जाता है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के ये ताइवान के नए प्रेसिडेंट बने हैं। कौन से देश के? ताइवान के विलियम और भूटान के प्राइम मिनिस्टर तोबगे बने हैं, ताइवान के विलियम लाई बने हैं। ठीक है, चलो उसके साथ साथ और न्यूज के ऊपर चलें। नेक्स्ट न्यूज हमारा क्या आता है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट न्यूज आता है हमारा द फर्स्ट एडिशन ऑफ बीच गेम्स। अभी पहली बार हमारे देश में बीच गेम्स हुए। कौन से गेम्स? बीच गेम्स। बस इतना सा याद रखना है, बीच गेम्स कहां पर हुए हैं? ये हुए हैं दीव में। दमन दीव है ना, दीव के अंदर बीच गेम हुआ। 1400 एथलीट ने पार्टिसिपेट किया डिफरेंट एरियाज से, जिसमें मध्य प्रदेश टॉप पर रहा है। कौन सा स्टेट? मध्य प्रदेश टॉप पर रहा है। कौन सी गेम्स में? बीच गेम्स। और बीच गेम्स हुए कहां पर? यह भी आपको पता चल चुका है कि अभी हाल ही में जो बीच गेम्स हुए हैं वो कौन से प्लेस पर हुए हैं। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बीच गेम्स रिसेंटली हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? ये हुए हैं दीव। ठीक है, दमन एंड दीव। चलिएगा, बस इतना याद रखना। और कौन सा स्टेट टॉप पर रहा है बीच गेम्स में? मध्य प्रदेश टॉप पर रहा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज आता है इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन रोहित शर्मा हैज बिकम द फर्स्ट मेल प्लेयर टू पार्टिसिपेट इन 150 टी20 इंटरनेशनल। 150 टी20 इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करने वाले द फर्स्ट मेल प्लेयर, पहले मेल प्लेयर कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? रोहित शर्मा 150 टी20 इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। 150 टी20 इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करने वाले मेल प्लेयर नाम क्या है? रोहित शर्मा। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारा आज का लास्ट न्यूज जो आता है वो आता है फीफा। जैसे तुम्हें पता है कि हमारे वर्ल्ड लेवल पर क्रिकेट को कंडक्ट कराने की अथॉरिटी जो है, क्रिकेट की रेगुलेटिंग अथॉरिटी जो है वो है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। वैसे ही फुटबॉल के लिए फीफा, सभी को पता है, फुटबॉल इंटरनेशनल डी फुटबॉल फेडरेशन, इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा, या इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन भी बोला जा सकता है फीफा। ठीक है, फीफा जो 1904 में बना था, फीफा जिसका हेडक्वार्टर ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में है, फीफा जिसके हेड जियानी इन्फेंटिनो है, फीफा जिसके हेड कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। फीफा जो बना कब था? ठीक है, यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा, एक सेकंड से मैं अपनी इमेज को हाइड कर दूं यहां पर। हाँ, तो ये आपको दिख रहा होगा, फीफा के हेड कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। फीफा की बात चल रही है, ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, 1904 में फीफा बना था। फीफा ने अभी हाल ही में जो एक प्लेयर्स की लिस्ट निकाली है, और इस प्लेयर की लिस्ट के अकॉर्डिंग अभी बेस्ट मेन प्लेयर कौन बने हैं? लियोनल मेसी। बेस्ट वुमेन प्लेयर कौन बनी है? वुमेन प्लेयर बनी है एटियाना। बेस्ट मेन गोलकीपर कौन बने हैं? एडरसन। बेस्ट वुमेन गोलकीपर कौन बनी है? मैरी। तो ये चार आपको याद रखने पड़ेंगे। फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, फीफा वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर, फीफा गोलकीपर ऑफ द ईयर, मेंस में भी और वुमेन्स में भी। तो फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? लियोनल मेसी। फीफा वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर एटियाना, फीफा मेंस गोलकीपर एडरसन, और फीफा वुमेन्स गोलकीपर वो कौन बनी है? मैरी। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों के रिलेट कर रहे थे जनवरी के वीक 3 से। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। पीडीएफ में एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना, और उसके साथ साथ रिवाइज करते चले जाओगे तो एग्जाम में अच्छे तरीके से आप लोगों को सारे पॉइंट्स याद भी रह जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन, नए सेशन के साथ, नए न्यूज़ के साथ।
जनवरी के वीक, कौन से वीक के साथ, जनवरी के वीक 4 के साथ। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू सो मच।